हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक बाय टेक। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को कवर करते हैं तो आपको 95 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी किरण आती है, ठीक है, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। तो जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट आती है। विसरित, इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशा में लौट जाती हैं। अब देखिएगा कि जैसे कि आपको पता चल गया कि भाई ये आपतित किरण होती है नियमित परावर्तन। अब इसमें क्या है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकंड। आज सर्वाधिक वेग क्या है कि निर्वात में। अब न्यूनतम वेग क्या है कि कांच में। अब नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अवलंब एक ही तल में आपतित, आप जैसे एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई, यानी कि आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है, यानी कि सेम लेवल होता है। परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपवर्तित रहती है। समतल दर्पण, जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि कोई वस्तु है, अगर उसमें जैसे प्रतिबिंब का जो भी आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा है। यानी कोई वस्तु सामने रखी है, उसका प्रतिबिंब है उतना ही बड़े बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब में पासर परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें पूरा एकदम सही से बनाए गए हैं। पासर परिवर्तन या उत्क्रमण, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है। ठीक है, तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है, यानी कि उल्टा दिखाई देता है। जैसे पासर परिवर्तन में क्या होता है कि भाई हम सीधा हाथ दिखाएंगे उसमें तो हमको ये लगेगा ये जैसे कि दायां दिखाएंगे तो बायां दिखेगा, बायां दिखाएंगे तो ये दायां दिखेगा। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पासर बदल जाते हैं। अगर वस्तु सीधी रखी होगी तो वो उल्टी दिखाई देगी। इस घटना को पासर परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, गोली दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की हम बात करते हैं तो वो है गोली दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि वो, अब हम उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। वो है गोली दर्पण।
जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर और वक्रत होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहने वाला है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से डिनोट करते हैं, यानी कि R से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। देखो फोकस दूरी क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यानी कि गोलीय दर्पण जो ध्रुव होता है तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी। यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2 यानी कि उसकी आधी होगी। अब हम बात करते हैं द्वारक। द्वारक क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यानी कि जो भी जैसे देखा होगा कि गोलीय दर्पण होता है ना, उसके परावर्तन के पश्चात अपसरण के मुख्य फोकस से गुजरती है तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती, यानी कि ये लगता है कि ये यहाँ से निकल रही है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अंत से वापस परावर्तित हो जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक मतलब कि 3 दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा, अब हम बात करेंगे जैसे कि ये पार्ट सेकंड है इसका, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, वस्तु की स्थिति और अनंत पर। अगर देखिए अनंत पर रखी होगी वस्तु की कहाँ पर रखी है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, फोकस F पर होगा और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी कि उससे छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब प्रकृति वास्तविक में उल्टा, मतलब बनेगा वास्तविक लेकिन उल्टा बनेगा। अब वस्तु की स्थिति C से पर स्थिति F तथा यानी फोकस दूरी तथा C के बीच बनेगी।
और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव तथा उल्टा होगा। वस्तु सी पर होगी तब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति सी पर होगी। प्रतिबिंब का आकार हम समान होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट, अब आप देखते हैं वस्तु सी तथा यानी कि सी तथा एफ के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे होगी और प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में उल्टा होगी। वस्तु फोकस दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में उल्टा रहेगी। वस्तु पी तथा एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का साइज यानी कि आकार अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगी। ठीक है, ध्यान में रखनी है ये बातें, ये नहीं कि बस पढ़ लिया फेंक दिया। दर्पणों के उपयोग, अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में यानी कि जो आगे मेन लाइट होती है उनमें लगाया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली समांतरकरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। यानी कि देखे होंगे आपने, डॉक्टर जो होते हैं वो आपके दांत देखते हैं, उसमें कीड़ा वगैरह कुछ हो गया है गड़बड़ तो उसमें ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखेंगे सौर भट्टियों में, तीसरा पॉइंट है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का फर्स्ट पॉइंट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं यानी कि साइड में, तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाली वाहनों को देख सकते हैं। जो देखा गाड़ियों में जो लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि यह छोटा होता है। उत्तल दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अब देखते हैं गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पणों से परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्यतः अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो, मूल बिंदु के दाईं ओर से मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु से बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है यानी कि प्लस माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। दर्पण सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दर्पण सूत्र। तो दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी b तथा फोकस की दूरी f से प्रदर्शित की जाती है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट, आवर्धन। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।
यदि बिंब वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तब घूरी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h। आवर्धन m बराबर माइनस के b/u। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। आवर्धन 1.5 का क्या अभिप्राय है? चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, पहले परावर्तन पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है, यानी कि चेंज। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट पढ़िएगा, इसमें क्या है कि भाई यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। जब आपतित किरण ए बी सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ CD से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के नियम क्या है, रूल्स क्या है इसके? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या sin i तथा सब अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I हो और आपतन कोण R हो तब sin i अपॉन sin r बराबर स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल b2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे n2 डैश से प्रदर्शित करते हैं, n2 पर। ठीक है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b1 होगी और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल b2 होगी, तो b/b1/b2। इसी प्रकार n/2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b, तो इसलिए c/b। नोट, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल b हो तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर c/b। उदाहरण के लिए मान लीजिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। ठीक है, तो हम यहाँ तक आज जैसे कि 3 पार्ट 3 कराने वाले हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 4 आपको कल मिलेगा, प्रकाश का अपवर्तन इसी में ही। तो हम लेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ये हाई स्कूल 10th हाई स्कूल इंटर में मिलता है ये चीज़ें, तो उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट पर रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।